हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने नेत्र और उसके देखने की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया था। यानी एक संवेदी अंग जो है आईज और उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ विजन है उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम दूसरे संवेदी अंग का अध्ययन करेंगे जिसे ईयर कहा जाता है, या हिंदी में इसे कर्ण या कान के नाम से जाना जाता है। अब कर्ण या जो कान स्ट्रक्चर है इसके द्वारा हमारे शरीर में प्रमुख रूप से दो क्रियाएं की जाती है। पहली जो इसके द्वारा की जाने वाली क्रिया है, दो सेंसरी फंक्शन को ये करता है, दो संवेदी क्रियाओं को ये करता है। पहली जो क्रिया इसके द्वारा की जाती है हियरिंग या सुनना। पहला काम जो कान के द्वारा किया जाता है, पहली संवेदी क्रिया हियरिंग या सुनना। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। यानी शरीर के संतुलन को बनाना। तो ये दो संवेदी क्रियाएं हैं जो कान के द्वारा संपन्न की जाती है। पहला हियरिंग और दूसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस या शरीर के संतुलन को बनाना। अब इन दोनों में से याद रखना है कि जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस है या शरीर का संतुलन बनाना कान का प्राथमिक कार्य है। कान का प्राइमरी फंक्शन शरीर के संतुलन को बनाना होता है और सेकेंडरी फंक्शन यह सुनने की क्रिया में या हियरिंग की क्रिया में इसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद एनाटॉमिकली रूप से यदि हम बात करें तो आप कान को हम तीन प्रमुख भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तीन मेजर सेक्शन में इसे बांटा जाता है। पहला इसका भाग जो है उसको बोला जाता है आउटर ईयर, दूसरा मिडिल ईयर, तीसरे भाग को बोला जाता है इनर ईयर। यानी कान की स्ट्रक्चर को या कान की संरचना को बेसिकली तीन भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं हम। आउटर ईयर, दूसरा है मिडिल ईयर और तीसरा है इनर ईयर। इसको हम बोलेंगे बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो तीन प्रमुख भागों में इसको बांटा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आउटर ईयर है। अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है जिसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेलियस इंकस स्टेपीज मिलेगी, मिडिल ईयर है। उसके अंदर जो पाई जा रही है कॉक्लिया, वेस्टिबुलर सिस्टम जो पाया जा रहा है वो इनर ईयर के अंदर आता है। तो कान के स्ट्रक्चर को हम तीन प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। कान को हम तीन प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण और तीसरे को बोला जाता है अंतःकर्ण। इन तीन भागों के अंदर इसको बांटा गया है। अब इन भागों को पढ़ने से पहले एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है जो कान के अंदर उपस्थित होंगी, जिन्हें बोला जाता है सिरुमिनस ग्लैंड। यानी कान में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां हैं जिन्हें हम सिरुमिनस ग्लैंड बोलेंगे। अब सिरुमिनस ग्लैंड्स होती क्या है? सबसे फर्स्ट तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, यानी जो पसीने की ग्रंथियां हैं उनके मॉडिफिकेशन से इनका निर्माण होगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में पाई जाती है। ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है इस भाग में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल वाले भाग में, या हम बोल सकते हैं ऑरिकुला वाले भाग, बाह्यकर्ण। ये बाह्यकर्ण की स्ट्रक्चर है, इसमें बाहर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला है। तो श्रवण नाल वाले भाग में या बाह्य श्रवण गुहा वाले भाग में यह सिरुमिनस ग्लैंड पाई जाती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को बोलते हैं हम बाह्य श्रवण गुहा। इसको हिंदी में बोला जाता है बाह्य श्रवण गुहा।
तो इस बाह्य श्रवण गुहा वाले भाग में ये सिरोमिनस ग्लैंड जो होती है, सिरोमिनस जो ग्रंथियां हैं वो उपस्थित होंगी। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती है। सेकंड, इनके द्वारा सिरुमेन या ईयरबैग्स उत्पन्न किया जाता है। इन ग्रंथियों का काम होता है कि इसके द्वारा सिरुमन या ईयरबैग्स या कान में जो मोम स्त्रावित होता है, मोम जो पाया जाता है, उसका सिक्रेशन ये करेंगी। तीसरा, क्यों स्त्रावित किया जा रहा है? क्योंकि जो भी ध्वनि के साथ या हवा के साथ फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, मिट्टी के कण हैं, कोई बैक्टीरिया वगैरह है, तो उनको ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचने से रोकने का कार्य करती है। यानी जैसे कोई एयर आई, उसमें मिट्टी वगैरह के कण को इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, इस सिरुमिन या कान में जो मोम पाया जा रहा है उसके द्वारा यहीं पर रोक लिया जाता है, आगे की और अंदर की और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक नहीं जाने दिया जाता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सुरक्षा करने का ये काम करती है, मिट्टी, धूल के कण वगैरह को अंदर कान के अंदर प्रवेश करने से ये रोकेगी। तो सिरुमिनस ग्लैंड क्या है? सबसे पहला तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड या रूपांतरित पसीने की ग्रंथियां, यानी जो स्वेट ग्लैंड या पसीने की ग्रंथि है, उनमें मॉडिफिकेशन से, उनके अंदर रूपांतरण से इन सिरुमिनस ग्लैंड का या कर्ण मोम ग्रंथियों का निर्माण होता है। सेकंड, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में या बाह्य श्रवण गुहा में पाई जाती है। मिलेगी कहाँ? इसकी पोजीशन कहाँ है? बाह्य श्रवण गुहा में उपस्थित। ये जो दिखाई दे रही है बाह्य श्रवण गुहा है। इस बाह्य श्रवण गुहा या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर ये सिरुमिनस ग्लैंड या कर्ण मोम ग्रंथियां पाई जाती है। तीसरा, सिरुमेन या ईयरबैग्स का स्त्रवण करती है। सिरुमेन या ईयरबैग्स, या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कर्ण मोम का स्त्रवण करती है। कर्ण मोम का स्त्रवण इसके द्वारा किया जाता है। काम क्या है? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचने से रोकना। जो भी बाहरी कण हैं, हवा के साथ जो बाहरी कण आ रहे हैं, धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, बाहरी कणों को टिम्पैनिक झिल्ली तक पहुंचने से रोकना। टिम्पैनिक झिल्ली तक पहुंचने से रोकना इस ईयरबैग्स का या सिरुमिन का या कर्ण मोम का कार्य होता है। तो इस कार्य को इनके द्वारा संपन्न किया जाएगा। मॉडिफाइड पसीने की ग्रंथियां हैं, बाह्य श्रवण गुहा में उपस्थित होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। सिरुमिन ईयरबैग्स या कर्ण मोम का स्त्रवण करती है। हवा के साथ आने वाले धूल के कणों को, बाहरी कणों को टिम्पैनिक झिल्ली तक पहुंचने से रोकने का कार्य इनके द्वारा, इस सिरुमिन के द्वारा या सिरुमिनस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद 3 प्रमुख भाग हमने पढ़े, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। सबसे पहले आउटर ईयर की यदि हम बात करें तो आउटर ईयर जो हमें ये दिखाई दे रहा है, यानी बाह्य कर्ण जो दिखाई दे रहा है, 2 संरचनाओं से बना होगा। इसकी पहली स्ट्रक्चर को पिन्ना बोला जाता है और दूसरी स्ट्रक्चर को बाह्य श्रवण गुहा के नाम से जाना जाता है। यानी ये दोनों भाग मिलकर, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये पिन्ना है, बाहरी जो ये हम बाहर हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम बोलते हैं पिन्ना। तो ये पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यहाँ तक का जो हिस्सा है यह आउटर ईयर होता है। बाह्य कर्ण का निर्माण करने वाली 2 संरचनाएं होती है। पहली संरचना पिन्ना है, दूसरी संरचना बाह्य श्रवण गुहा या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है। इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल शब्द के साथ हम मीटस शब्द भी यूज में लेते हैं। कैनाल जो है
उसे ही मीटस भी बोला जाता है। जो कैनाल लिखा है हमने वर्ड, इसके लिए हम एक और शब्द काम में लेते हैं, मीटस। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और पिन्ना आपस में मिलकर बाह्यकर्ण का निर्माण करते हैं। इन दोनों के मिलने से बाह्यकर्ण का निर्माण हुआ। पिन्ना जो भाग है हमारा, ये जो दिखाई दे रहा है अंदर जो जा रही है वो कैनाल एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये पिन्ना है। पिन्ना भाग जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उनके वाइब्रेशन को इकट्ठा करता है, यानी आवाज के कंपन को इकट्ठा करता है। ये क्या है, आवाज के कंपन को कलेक्ट करेगा या इकट्ठा करेगा, इसका ये काम है। बाहर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस साउंड या आवाज के वाइब्रेशन और कंपन को इकट्ठा करने का कार्य पिन्ना भाग के द्वारा किया जाता है। साउंड के वाइब्रेशन या कंपन को इसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, इसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है। आगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या बाह्य श्रवण गुहा जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम तक पाई जाती है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही हम बोलते हैं ईयर ड्रम, ये इसका दूसरा नाम है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहाँ से कहाँ तक पाई जा रही है, पिन्ना वाले भाग से, पिन्ना से यह पाई जाएगी टिम्पैनिक झिल्ली या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही ईयर ड्रम के नाम से जाना जाता है, उस तक ये उपस्थित होगी। ये वाला हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहते हैं। इस भाग में जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है इसके अंदर बहुत बारीक हेयर होते हैं। यहाँ पर फाइन हेयर प्रेजेंट होंगे, पतले पतले से बाल उपस्थित होते हैं, प्लस सिरुमिनस ग्लैंड पाई जाती है। इसी जगह पर सिरुमिनस ग्रंथि उपस्थित होगी। इस पूरे भाग में टिनी हेयर्स, फाइन हेयर्स उपस्थित होते हैं और बैक्स को सीक्रेट करने वाली, ईयर बैक्स को सीक्रेट करने वाली ग्रंथियां पिन्ना वाले भाग में और मीटस वाले भाग में उपस्थित होगी। इस जगह से इस जगह तक ये ग्लैंड्स पाई जाती है। पाई क्यों जा रही है उसका कारण अभी ऊपर हम बता चुके हैं। जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको इन ग्रंथियों के द्वारा जो स्त्रावित मोम है वह टिम्पैनिक झिल्ली तक या ईयर ड्रम तक पहुंचने से रोकने का कार्य करता है, इसलिए ये ग्लैंड्स इसके अंदर पाई जा रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटे छोटे हेयर और एक ग्लैंड उपस्थित होगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, इसके बाद वाला ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का निर्माण, टिम्पैनिक जो झिल्ली है संयोजी ऊतक से बनी होती है। टिम्पैनिक झिल्ली का निर्माण कौन से टिश्यू से होगा, संयोजी ऊतक से। टिम्पैनिक झिल्ली या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन संयोजी ऊतक से या कनेक्टिव टिश्यू से बनी है और इसके बाहर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यानी बाहर और अंदर। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिख रही है तो टिम्पैनिक जो झिल्ली है उसके बाहर की तरफ तो स्किन होगी, त्वचा पाई जाएगी, और इसके अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर त्वचा होती है और अंदर, बाहर की तरफ स्किन या त्वचा है और अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस झिल्ली पाई जाती है। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिख रही है, बाहर यहाँ पर स्किन मिलेगी, अंदर की साइड इसमें कौन सी झिल्ली उपस्थित होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है। तो दोनों तरफ से, बाहर से स्किन उपस्थित है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, अंदर इसके म्यूकस झिल्ली उपस्थित होती है। यहाँ तक का जो है हमारा ये कौन सा ईयर कहलाता है, आउटर ईयर कहलाएगा।
ये पूरी स्ट्रक्चर संरचनाएं जो है वो आउटर ईयर या बाह्य कर्ण के अंदर पाई जाती है। इसके बाद आता है मिडिल ईयर। अब मिडिल ईयर 3 प्रकार की अस्थियों या ऑसिकल से बना है। ये जो दिखाई दे रहा है मेलियास, इनकास, स्टेपीज, इन 3 अस्थियों से, या इन्हीं को बोलते हैं हम ऑसिकल्स। इन 3 ऑसिकल्स से मिलकर मिडिल ईयर का निर्माण होगा और तीनों अस्थियां मेलियास, इनकस और स्टेपीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। मेलियास, इनकस, स्टेपीज 3 ऑसिकल से मध्य कर्ण बन रहा है और यह मध्य कर्ण, इस मध्य कर्ण में जो तीनों झिल्लियां हैं एक दूसरे से अटैच होगी और एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती है। तो मिडिल ईयर के बारे में हम आगे इसमें स्टडी करें तो मिडिल ईयर के अंदर फर्स्ट पार्ट पढ़ा है आउटर ईयर। आउटर ईयर के अंदर ऑडिटरी कैनाल और बाह्य श्रवण गुहा मिलेगी। बाह्य श्रवण गुहा के लास्ट एंड पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिलेगी। सेकंड पार्ट जो होता है हमारे कान का उसको बोला जाता है मिडिल ईयर या मध्य कर्ण। मध्य कर्ण का जो निर्माण है 3 प्रकार की ऑसिकल्स से, 3 प्रकार की बॉन्स से हो रहा है। 3 ऑसिकल्स से बना होगा, या बॉन्ड से बना। तीनों के नाम कौन कौन से? फर्स्ट वाली जो बॉन्ड पाई जा रही है मेलियस, दूसरी बॉन्ड को बोला जाता है इनकस, तीसरी बॉन्ड को बोला जाता है स्टेपीज। यानी 3 हड्डियों से इसका निर्माण होगा, 3 अस्थियों से इनका निर्माण होगा, जिन्हें मेलियस, इनकस और स्टेपीज कहते हैं। ये तीनों अस्थियां एक दूसरे से अटैच रहती है। ये मेलियस है, इनकस से जुड़ी हुई है, इनकस जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? स्टेपीज के साथ जुड़ी हुई होगी। अब मेलियस जो अस्थि है वो किस झिल्ली से जुड़ी हुई है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। तो मेलियस जो है यह टिम्पैनिक झिल्ली से जुड़ी रहती है। दिखाई दे रहा है हमको डायग्राम में। मेलियस जो है वो कौन सी झिल्ली से जुड़ी हुई है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। स्टेपीज जो है कॉक्लिया की ओवल विंडो से जुड़ी रहती है। ये स्टेपीज है, ये कॉक्लिया स्ट्रक्चर है। तो स्टेपीज जो बॉन है वो कॉक्लिया के अंदर एक विंडो होती है ओवल विंडो, एक होती है राउंड विंडो। तो कॉक्लिया की ओवल विंडो से स्टेपीज जुड़ी रहती है। ये जो है कॉक्लिया की ओवल विंडो से जुड़ी रहती है। अभी आगे पढ़ेंगे कॉक्लिया की स्ट्रक्चर। अभी केवल इतना याद रखना है 2 प्रकार की विंडो होती है इसमें, ओवल और राउंड। तो कॉक्लिया की जो ओवल विंडो है उस ओवल विंडो से यह स्टेपीज जो बॉन है जुड़ी रहेगी। मेलियस टिम्पैनिक झिल्ली से जुड़ी रहेगी और स्टेपीज जो बॉन है, स्टेपीज जो ऑसिकल है वह कॉक्लिया की ओवल विंडो से जुड़ी हुई पाई जाती है। अब इनका काम क्या है? ये तीनों ईयर ऑसिकल्स या ईयर बोन्स जो पाई जा रही है ये साउंड वेव्स को आंतरिक कर्ण में भेजने की क्षमता को बढ़ाती है। इनका कार्य क्या है? जो साउंड वेव्स है या ध्वनि की जो तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों की आंतरिक कर्ण में पहुंचने की क्षमता को बढ़ाना। ये इनका काम होता है। जो ध्वनि तरंगे यहाँ से आई है ऑडिटरी कैनाल वाले भाग से टिम्पैनिक झिल्ली में,
तो इस टिम्पैनिक झिल्ली से इन ध्वनि तरंगों को इनर ईयर में भेजने का कार्य इनके द्वारा होगा। संचरित करने की क्षमता को जो है, ध्वनि तरंगों की संचरित करने की क्षमता को इनके द्वारा बढ़ाया जाता है। ये इन तीनों ऑसिकल्स का या बॉन्स का काम होगा या मिडिल ईयर का काम होता है। इसके अलावा मिडिल ईयर की जो कैविटी है, ये हमें कैविटी दिखाई दे रही है, इस मिडिल ईयर की कैविटी में यूस्टेकियन ट्यूब्यूल भी पाई जाती है। यूस्टेकियन नलिका उपस्थित होगी। यूस्टेकियन ट्यूब मिडिल ईयर की जो गुहा है उसके अंदर उपस्थित होती है, और यह यूस्टेकियन ट्यूब जो है ईयर ड्रम या टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों ओर, यानी इसके द्वारा इस ईयर ड्रम या टिम्पैनिक झिल्ली के बाहर और अंदर की तरफ एक प्रेशर या दाब को समान बनाए रखने का कार्य किया जाता है। ये जो भाग है यूस्टेकियन ट्यूब्यूल जो है ये मिलेगा फेरिंग्स में यहाँ पर। तो मिडिल ईयर की जो कैविटी है उसको फेरिंग्स से जोड़ने का कार्य कौन सी ट्यूब्यूल करती है? यूस्टेकियन ट्यूब्यूल। पाई कहाँ जाती है? जो मध्य कर्ण की जो गुहा है उसके अंदर मिलेगी। काम क्या है इसका? यह ईयर ड्रम के दोनों साइड, बाहर की साइड और अंदर की साइड जो है प्रेशर को या दाब को समान बनाए रखने का कार्य करती है। प्रेशर या दाब को समान बनाए रखने का काम इस यूस्टेकियन ट्यूब्यूल के द्वारा किया जाएगा। तो यूस्टेकियन जो ट्यूब्यूल है या यूस्टेकियन जो नलिका है, यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण की गुहा में उपस्थित होगी। मध्य कर्ण की गुहा को किससे जोड़ती है? ग्रसनी से। ग्रसनी वाले भाग तक मिलेगी। तो यूस्टेकियन ट्यूब्यूल मध्य कर्ण की गुहा को फेरिंग्स या ग्रसनी वाले भाग से जोड़ती है, और इस यूस्टेकियन ट्यूब्यूल के द्वारा जो टिम्पैनिक झिल्ली या ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों तरफ प्रेशर या दाब को समान बनाए रखा जाता है। ये इसका कार्य है, क्योंकि प्रेशर या दाब यदि समान नहीं होगा तो सुनने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो प्रेशर या दाब को बनाए रखने का काम इस यूस्टेकियन ट्यूब्यूल के द्वारा किया जाता है या इस यूस्टेकियन नलिका के द्वारा किया जाता है। तो ये मिडिल ईयर है, यानी कान की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सेकंड पार्ट है जिसे हम मिडिल ईयर या मध्य कर्ण के नाम से जानते हैं। इसे मिडिल ईयर या मध्य कर्ण के नाम से इसे जाना जाता है। एक बार स्टार्टिंग से हम इसके बारे में बात करते हैं। मिडिल ईयर 3 ऑसिकल या बॉन से बना है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मेलियस, इनकस, स्टेपीज 3 प्रकार की बॉन्स से इसका निर्माण होगा। मेलियस, इनकस और स्टेपीज से इसका फॉर्मेशन होगा। सेकंड, मेलियस जो है टिम्पैनिक झिल्ली से जुड़ी हुई है। मेलियस टिम्पैनिक झिल्ली से जुड़ी हुई है, एक हथौड़े के आकार की ये अस्थि होती है। सेकंड जो स्टेपीज है कॉक्लिया की ओवल विंडो से जुड़ी है। ये कॉक्लिया, ये स्टेपीज है घोड़े की नाल की आकृति की होती है और किसके साथ जुड़ी रहती है? कॉक्लिया की ओवल विंडो से ये जुड़ी हुई रहेगी। काम क्या है इसका? पूरे जो मध्य कर्ण या इनकी ऑसिकल्स का ध्वनि तरंगों की आंतरिक कर्ण में पहुंचने की क्षमता को बढ़ाना। यहाँ से ध्वनि तरंगों का आंतरिक कर्ण में संचरण इनके द्वारा किया जाता है। तो ध्वनि तरंगों की अंदर आंतरिक कर्ण में पहुंचने की क्षमता को इनके द्वारा बढ़ाया जाता है। इसके अलावा मध्य कर्ण की गुहा में यूस्टेकियन ट्यूब जुड़ी हुई पाई जाएगी, जो मध्य कर्ण की गुहा को फेरिंग्स वाले भाग से या ग्रसनी वाले भाग से जोड़ती है। और यूस्टेकियन ट्यूब का काम होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम जो पाया जा रहा है उसके दोनों तरफ प्रेशर या दाब को समान बनाए रखना। प्रेशर या दाब को बैलेंस बनाए रखने का काम या समान बनाए रखने का काम यूस्टेकियन ट्यूब या यूस्टेकियन नलिका या यूस्टेकियन ट्यूब्यूल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद तीसरा भाग आता है हमारे कान का, जिसे हम
इनर ईयर बोलते हैं, इंटरनल ईयर के नाम से जिसे जाना जाता है इनर ईयर बोलेंगे, या हिंदी में जिसे अंतःकरण बोला जाता है। तो कान की संरचना का तीसरा पार्ट है इनर ईयर। इसे ही हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, अंतःकरण। अब अंतःकरण वाला जो भाग पाया जा रहा है उसमें भी इनर ईयर का ऐसा भाग जिसके अंदर द्रव भरा हुआ हो, आंतरिक कर्ण का ऐसा भाग जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ हो, उसे लैब्रिंथ कहा जाता है। यानी अंतःकर्ण का ऐसा भाग द्रव से भरा हुआ अंतःकरण का जो भाग होगा, लिक्विड से भरा हुआ जो अंतःकरण का भाग होगा, उस भाग को लैब्रिंथ के नाम से जाना जाता है। यह आंतरिक कर्ण है। यहाँ के बाद तो इसमें जो द्रव से भरा हुआ भाग होगा, फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर जो होगा, जिसमें द्रव भरा होगा इनर ईयर के जिस हिस्से में, उस हिस्से को लैब्रिंथ के नाम से जाना जाता है। दो पार्ट्स के अंदर इसका डिवीजन होगा। जो लैब्रिंथ भाग है ये भी दो भागों में बटा होता है। पहले को बोलते हैं बॉनी लैब्रिंथ, दूसरे को बोलते हैं मेम्ब्रेन्स लैब्रिंथ। यानी एक हड्डियों वाला हिस्सा होता है, एक झिल्लियों वाला हिस्सा होता है। तो ये जो लैब्रिंथ है इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं हम, बॉनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस या झिल्ली में लैब्रिंथ। इनर ईयर का द्रव से भरा हुआ भाग लैब्रिंथ है। इसके भी दो भाग होते हैं, पहले को बॉनी लैब्रिंथ बोलेंगे, दूसरे को हम झिल्ली में लैब्रिंथ या मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बोलते हैं। बॉनी लैब्रिंथ में या बॉनी लैब्रिंथ जो है उसके अंदर वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। ये जो बॉनी लैब्रिंथ है इसके अंदर वाहिकाओं या नलिकाओं की एक श्रृंखला होगी, वाहिकाओं की चैन या श्रृंखला इसके अंदर पाई जाती है। बॉनी लैब्रिंथ वाला जो भाग है उसके अंदर एक सीरीज ऑफ चैनल पाया जाता है या वाहिकाओं की एक श्रृंखला इसके अंदर उपस्थित होगी। और इन चैनल, वाहिकाओं को हम बोलते हैं चैनल, तो चैनल की एक श्रृंखला पाई जाती है, एक सीरीज पाई जाती है, और इन चैनल के अंदर ये झिल्ली में लैब्रिंथ मिलेगा। यानी इस तरह की ये वाहिकाएं मिलेंगी, नलिकाएं पाई जा रही हैं, इस तरह की ट्यूब्यूल्स पाई जा रही है, और इन ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ कौन सा लैब्रिंथ पाया जाता है, झिल्ली में लैब्रिंथ। तो सीधा सा हमें याद ये रखना है यहाँ पर कि जो बॉनी लैब्रिंथ है उसके अंदर वाहिकाओं की श्रृंखला पाई जा रही है, और वाहिकाओं की जो श्रृंखला है या चैनल्स जो पाए जा रहे हैं, वाहिकाओं के जो सीरीज पाई जा रही है चैनल सीरीज, उसके अंदर मेम्ब्रेन्स लैब्रिंथ उपस्थित होता है। तो वाहिकाओं की श्रृंखला, इन वाहिकाओं या चैनल के अंदर झिल्ली में लैब्रिंथ या मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ उपस्थित होगा। और जो ये झिल्ली में लैब्रिंथ पाया जा रहा है यह एक फ्लूइड से घिरा रहता है। जो झिल्ली में लैब्रिंथ होगा वो एक तरल पदार्थ से घिरा रहता है। झिल्ली में लैब्रिंथ एक तरल पदार्थ से घिरा, और उस तरल पदार्थ को बोला जाता है पेरिलिम्फ। यानी झिल्ली में लैब्रिंथ एक तरल या लिक्विड पदार्थ से भरा हुआ होता है, लिक्विड पदार्थ से घिरा हुआ होता है। उस लिक्विड पदार्थ को पेरिलिम्फ कहते हैं। जैसे ये वाहिकाओं की श्रृंखला दिख रही है, इन वाहिकाएं जो है, इस तरह की जो वाहिकाएं हमने बना रखी है, इनके अंदर झिल्ली में लैब्रिंथ मिलेगा। और झिल्ली में लैब्रिंथ भी एक लिक्विड से घिरा होगा, यानी इसमें लिक्विड भरा रहता है। इनमें इस तरह से लिक्विड से घिरा हुआ रहेगा जो झिल्ली में लैब्रिंथ मिलेगा। इस लिक्विड को हम किस नाम से जानते हैं, पेरिलिम्फ। ये जो लिक्विड या तरल पदार्थ पाया जा रहा है
इस लिक्विड या तरल पदार्थ को पेरिलिम्फ कहा जाता है। आगे मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ के अंदर भी एक तरल पदार्थ भरा रहेगा। ये जो मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ है, ये मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ है, इसके बाहर की तरफ जो तरल पदार्थ मिला, इसको तो क्या बोला हमने, पेरिलिम्फ। इसके अंदर भी एक तरल पदार्थ भरा रहेगा और अंदर वाला जो तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ को एंडोलिम्फ कहते हैं। तरल पदार्थ से घिरा हुआ है वो पेरिलिम्फ है, और झिल्ली में लेब्रिंथ में जो तरल पदार्थ भरा रहता है, जो इनके अंदर भरा रहेगा, उस अंदर भरे हुए तरल पदार्थ को एंडोलिम्फ कहा जाता है। तो दोनों में अंतर याद रखना है। जो झिल्ली में लेब्रिंथ है, उसके बाहर जो पदार्थ उपस्थित है तरल, उसको तो बोलेंगे पेरिलिम्फ। पेरी का मतलब होता है चारों ओर, और जो इनके अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ है उसको बोला जाता है एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर। अंदर भरा हुआ जो तरल पदार्थ है वो एंडोलिम्फ कहलाएगा। इसके बाहर चारों तरफ उपस्थित जो तरल पदार्थ है, उस तरल पदार्थ को पेरिलिम्फ के नाम से जाना जाता है। दो तरह के द्रव हो गए यहाँ पर, एक पेरिलिम्फ है, दूसरा एंडोलिम्फ है। दो प्रकार के तरल इसके अंदर उपस्थित होंगे। और जो लेब्रिंथ है उसका कॉइल्ड पोर्शन या मुड़ा हुआ भाग, ये जो कॉइल्ड पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है, मुड़ा हुआ भाग, इसे कॉक्लिया कहा जाता है। लेब्रिंथ का कॉइल्ड पोर्शन, इसका कॉइल्ड भाग या मुड़ा हुआ भाग, उसे किस नाम से जाना जाता है, कॉक्लिया। लेब्रिंथ का जो मुड़ा हुआ भाग होगा, इस तरह का मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल सी जो पाई जा रही है, उसे हम कॉक्लिया कहते हैं। तो ये आंतरिक कर्ण की स्ट्रक्चर के बारे में है कि आंतरिक कर्ण के अंदर कौन कौन से पार्ट उपस्थित होंगे, अंदर कौन सा भाग भरा रहेगा, बाहर कौन सा भाग इसके अंदर भरा हुआ पाया जाता है। इसके बाद एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे और कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर उपस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमें याद रखना है कि इनर ईयर तीसरा पार्ट होता है कान का, जिसे इनर ईयर या अंतःकर्ण कहते हैं। अंतःकर्ण का द्रव से भरा हुआ भाग, जिस भी भाग में द्रव भरा रहेगा उसको बोला जाएगा लेब्रिंथ। लेब्रिंथ दो प्रकार का है, बोनी लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ और झिल्ली में लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ में वाहिकाओं की श्रृंखला मिलती है, सीरीज ऑफ चैनल्स मिलते हैं, और इन चैनल्स के अंदर झिल्ली में लेब्रिंथ मिलेगा। झिल्ली में लेब्रिंथ के चारों ओर जो तरल पदार्थ उपस्थित है उसे पेरिलिम्फ कहते हैं, और झिल्ली में लेब्रिंथ के अंदर की तरफ जो तरल पदार्थ उपस्थित है उसे एंडोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। और लेब्रिंथ का जो कॉइल्ड पोर्शन है या मुड़ा हुआ जो भाग है, उस मुड़े हुए भाग को कॉक्लिया के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुड़ा हुआ भाग होगा, उस मुड़े हुए भाग को हम कॉक्लिया कहते हैं। इसके बाद हम डायग्राम के थ्रू अंतःकर्ण के अंदर और कौन कौन सी झिल्लियां पाई जा रही है उनके बारे में स्टडी करेंगे। अंतःकर्ण या इनर ईयर है, उसके अंदर लेब्रिंथ पाया जा रहा है। लेब्रिंथ के घुमावदार भाग को कॉक्लिया कहेंगे। ये जो लेब्रिंथ का घुमावदार भाग है, इसे कॉक्लिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हम पहले समझ चुके हैं। अब कॉक्लिया के अंदर क्या होता है, दो प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती है। कॉक्लिया में दो प्रकार की झिल्लियाँ उपस्थित होंगी, जिन्हें हम बोलते हैं राइजनर्स झिल्ली और आधारीय झिल्ली। राइजनर्स झिल्ली और आधारीय झिल्ली कॉक्लिया को तीन भागों में विभाजित करती है। इसके पहले भाग को स्केला वेस्टिब्यूली बोलेंगे, दूसरे भाग को स्केला मीडिया बोला जाता है, तीसरे भाग को स्केला टिम्पैनी बोला जाता है। तो राइजनर्स झिल्ली और आधारीय झिल्ली कॉक्लिया को तीन भागों में विभाजित करती है। कॉक्लिया जो है उसको राइजनर्स झिल्ली
और आधारीय झिल्ली के द्वारा कॉक्लिया को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये कॉक्लिया की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं। ये जो कॉक्लिया है इसको राइजनर झिल्ली और आधारीय झिल्ली द्वारा 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहले भाग का नाम है स्केला वेस्टिब्यूली, दूसरे भाग का नाम है स्केला मीडिया और तीसरे भाग का नाम है स्केला टिम्पैनी। राइजनर्स और आधारीय झिल्ली के द्वारा कॉक्लिया को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। ये राइजनर झिल्ली है, आधारीय 3 भागों में विभाजित कर दिया। स्केला वेस्टिब्यूली, बीच वाला भाग स्केला मीडिया और लास्ट अंदर वाला भाग क्या कहलाता है इसका? स्केला टिम्पैनी। अब स्केला मीडिया जो वाला जो भाग है, इस स्केला मीडिया वाले भाग के अंदर तो क्या भरा रहता है? एंडोलिम्फ। इस भाग में एंडोलिम्फ भरा रहेगा और वेस्टिब्यूली और टिम्पैनी इन भागों में पेरिलिम्फ भरा रहता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ क्या है। तो स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पैनी में तो पेरिलिम्फ पाया जाएगा तरल पदार्थ, और स्केला मीडिया जो है उस भाग के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ एंडोलिम्फ कहलाता है। स्केला वेस्टिब्यूली में, स्केला टिम्पैनी में पेरिलिम्फ उपस्थित है और स्केला मीडिया में उपस्थित तरल पदार्थ को एंडोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो भरा रहेगा पेरिलिम्फ कहलाएगा। यहाँ जो तरल पदार्थ भरा रहेगा, इस तरह का तरल पदार्थ यहाँ जो भरा रहेगा पेरिलिम्फ है, और यहाँ पर जो पाया जाएगा उसे एंडोलिम्फ के नाम से उसे जाना जाता है। आगे कॉक्लिया के नीचे जो कॉक्लिया वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसके नीचे की तरफ स्केला वेस्टिब्यूली, ये जो स्केला वेस्टिब्यूली है कॉक्लिया का ही भाग है स्केला वेस्टिब्यूली। यह स्केला वेस्टिब्यूली जो भाग है अंडाकार खिड़की में समाप्त होता है। ये वाला भाग तो अंडाकार खिड़की के अंदर समाप्त होगा, ओवल विंडो भी जिसे बोला जाता है। यानी स्केला वेस्टिब्यूली वाला भाग ओवल विंडो के अंदर या अंडाकार खिड़की में समाप्त होगा, जबकि टिम्पैनी वाला जो भाग है, ये स्केला टिम्पैनी वाला जो भाग है, यह है गोलाकार खिड़की या राउंड विंडो में समाप्त होता है। अभी खिड़कियां क्या है, यहाँ हमने पढ़ा था स्टेपीज जो है वो कौन सी विंडो से जुड़ी हुई है? ओवल विंडो। ये अंडाकार खिड़की है और इसी के नीचे की तरफ कौन सी खिड़की पाई जाती है? गोलाकार खिड़की, राउंड विंडो। तो स्केला वेस्टिब्यूली वाला भाग यहाँ समाप्त होता है अंडाकार खिड़की या ओवल विंडो में, और स्केला टिम्पैनी वाला जो भाग है यह गोलाकार खिड़की या राउंड विंडो में समाप्त होता है या इससे जुड़ा रहता है। हम ये बोल सकते हैं कि कॉक्लिया का जो स्केला वेस्टिब्यूली वाला भाग है वह अंडाकार खिड़की ओवल विंडो में समाप्त होगा। यहाँ पर ये ओवल विंडो है, और स्केला टिम्पैनी जो भाग है कॉक्लिया का वह गोलाकार खिड़की या राउंड विंडो से जाकर जुड़ता है या वहां पर जाकर यह समाप्त होता है। मिडिल ईयर में जो हमने पढ़ा था ना कि जो ये स्टेपीज है किससे जुड़ी है? ओवल विंडो से। वहां पर 2 खिड़कियां पाई जा रही है, एक ओवल और एक राउंड। तो वेस्टिब्यूली वाला भाग ओवल विंडो से और टिम्पैनी वाला भाग राउंड विंडो से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद जो बेसिलर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, ये आधारीय झिल्ली जो है, यहाँ पर एक अंग पाया जाता है, एक संरचना मिलेगी जिसे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहते हैं। तो आधारीय झिल्ली पर एक संरचना उपस्थित होती है, उस संरचना को ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहते हैं। आधारीय झिल्ली हमें दिखाई दे रही है नीचे, उस आधारीय झिल्ली संरचना पर
एक स्ट्रक्चर उपस्थित होगी आधारीय झिल्ली पर, एक स्ट्रक्चर उपस्थित होगी, उस स्ट्रक्चर को ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। ये आधारीय झिल्ली है, इस पर ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इस संरचना को ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहा जाता है। इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हेयर सेल्स पाई जाती है। हेयर सेल्स इसके अंदर उपस्थित होंगी। बाल कोशिकाएं जिन्हें हम बोल सकते हैं रोम कोशिका जिन्हें बोल सकते हैं। हेयर सेल को हम हिंदी में बोलते हैं रोम कोशिका। इसके अंदर हेयर सेल प्रेजेंट होगी। जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है उसके अंदर हेयर सेल उपस्थित होती है जो ऑडिटरी रिसेप्टर का कार्य करती है। यानी इन हेयर सेल के द्वारा ऑडिटरी रिसेप्टर का कार्य किया जाता है। रोम कोशिकाएं श्रवण ग्राही का कार्य करती है। ये जो हेयर कोशिकाएं हैं ऑडिटरी रिसेप्टर या श्रवण ग्राही का कार्य करती है। तो आधारीय झिल्ली पर एक संरचना पाई जा रही है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर हेयर सेल या रोम कोशिका पाई जा रही है। ये रोम कोशिकाएं या हेयर सेल्स ऑडिटरी रिसेप्टर का या श्रवण ग्राही का कार्य करती है। इनके द्वारा श्रवण जो तरंगे आई है उनको ग्रहण करने का कार्य किया जाता है। अब ये हेयर सेल जो है वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में अंदर की तरफ एक पंक्ति में उपस्थित होती है। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है इसके अंदर इस तरह से एक पंक्ति में ये हेयर सेल पाई जाएगी। ये हेयर सेल पाई जा रही है एक रो में या एक पंक्ति में। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में ये हेयर सेल उपस्थित होंगी। अंदर की साइड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का जो आंतरिक भाग है उस आंतरिक भाग में ये उपस्थित होंगी। और इन हेयर सेल का जो निचला हिस्सा है, हेयर सेल का जो निचला वाला हिस्सा होगा वह एफरेंट नर्व फाइबर से जुड़ा रहता है। ये जो निचला हिस्सा है यह निचला हिस्सा इस तरह के नर्व फाइबर से जुड़ा होगा। इन नर्व फाइबर को एफरेंट नर्व फाइबर कहते हैं। यानी हेयर सेल का निचला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? एफरेंट नर्व फाइबर से। एफरेंट नर्व फाइबर अभिवाही तंत्रिका रेशों से ये जुड़ा हुआ पाया जाता है। हेयर सेल का निचला हिस्सा अभिवाही तंत्रिका तंतुओं से जुड़ा रहता है। एफरेंट नर्व फाइबर को बोलते हैं हम अभिवाही तंत्रिका तंतु। इन सेल का निचला हिस्सा अभिवाही तंत्रिका तंतुओं से जुड़ा हुआ है और ऊपरी जो हिस्सा है वह ऊपरी जो हिस्सा इनका होता है उनके ऊपरी हिस्से के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें स्टीरियोसीलिया कहते हैं। हेयर सेल के ऊपरी हिस्से पर इस तरह स्टीरियोसीलिया पाए जाएंगे। ये स्टीरियोसीलिया है। तो हेयर सेल के ऊपरी हिस्से पर ऊपरी जो हिस्सा है उस पर स्टीरियोसीलिया उपस्थित होते हैं। निचला हिस्सा जो है वो तो किससे जुड़ा हुआ है? एफरेंट नर्व फाइबर से। हेयर सेल का निचला वाला हिस्सा एफरेंट नर्व फाइबर से जुड़ा हुआ है, जबकि जो ऊपरी हिस्सा है उस ऊपरी हिस्से पर स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं। स्टीरियोसीलिया इसके ऊपरी हिस्से पर निकली हुई पक्षमाप के समान संरचना होती है और इनके ऊपर स्टीरियोसीलिया के भी ऊपर एक झिल्ली उपस्थित होती है। इस तरह की झिल्ली इन पर उपस्थित होगी। इस झिल्ली को बोलते हैं टेक्टोरियल झिल्ली। जो झिल्ली इन स्टीरियोसीलिया के ऊपर पाई जाएगी, स्टीरियोसीलिया इनके ऊपर एक झिल्ली उपस्थित है, इलास्टिक झिल्ली उपस्थित है। उस झिल्ली को टेक्टोरियल झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये टेक्टोरियल झिल्ली है। ये जो स्टीरियोसीलिया वाला हिस्सा है, इस स्टीरियोसीलिया वाले हिस्से पर ये टेक्टोरियल झिल्ली पाई जाएगी। ये हेयर सेल्स हैं। हेयर सेल्स का ऊपरी हिस्सा है। नीचे का जो हिस्सा है उससे वो किससे जुड़ी रहती है? एफरेंट नर्व फाइबर से, अभिवाही तंत्रिका तंतु से जुड़ी हुई पाई जाती है।
तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, जो कॉकलिया है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं हम। जो कॉकलिया है उसके अंदर राइजनर्स झिल्ली और आधारीय झिल्ली इसे कॉकलिया को 3 भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर वाले भाग को स्केला वेस्टिब्यूली कहते हैं। कॉकलिया का ऊपरी भाग स्केला वेस्टिब्यूली, बीच वाला भाग स्केला मीडिया कहलाता है और अंदर ही अंदर वाला भाग कौन सा कहलाता है? स्केला टेम्पेनी। स्केला वेस्टिब्यूली में और स्केला टेम्पेनी में पेरिलिम्फ भरा रहता है, जबकि स्केला मीडिया के अंदर जो तरल उपस्थित होगा उसको एंडोलिम्फ बोलेंगे। स्केला वेस्टिब्यूली अंडाकार खिड़की ओवल विंडो से जुड़ा रहता है। स्केला टेम्पेनी गोलाकार खिड़की से जुड़ा रहता है। मध्य कर्ण की सतह पर पाई जाने वाली संरचना है अंडाकार खिड़की, और ये कौन सी खिड़की है? गोलाकार खिड़की। इसके बाद आधारीय जो झिल्ली है उस पर एक ऑर्गन पाया जा रहा है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में अंदर की तरफ हेयर सेल या रोम कोशिका मिलेगी। हेयर सेल एक प्रकार से ऑडिटरी रिसेप्टर का या श्रवण ग्राही का कार्य करती है, यानी हेयर सेल के द्वारा ही मध्य कर्ण से आने वाली जो तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, उनको ग्रहण किया जाता है, इसलिए इन्हें ऑडिटरी रिसेप्टर या श्रवण ग्राही कहते हैं। ऑडिटरी रिसेप्टर का कार्य इनके द्वारा किया जाएगा। अब हेयर सेल जो है उसका निचला हिस्सा जो है एफरेंट नर्व फाइबर से जुड़ा हुआ है, जिससे मैसेजेस को ब्रेन में भेजा जाएगा। ऊपरी जो हिस्सा है उस पर स्टीरियोसीलिया पाए जा रहे हैं, पक्षमाप के समान स्ट्रक्चर या संरचना इस पर पाई जा रही है। और स्टीरियोसीलिया के ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को टेक्टोरियल झिल्ली कहते हैं। ये हेयर सेल है, हेयर सेल का निचला हिस्सा एफरेंट नर्व फाइबर से जुड़ रहा है। ऊपर इसके क्या पाए जा रहे हैं? स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है। स्टीरियोसीलिया एक झिल्ली से जुड़े हुए हैं, इलास्टिक नुमा झिल्ली होती है जिसे हम टेक्टोरियल झिल्ली कहते हैं। उसके साथ ये अटैच पाए जाते हैं, उसके साथ ये जुड़े हुए पाए जाते हैं। इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है टेक्टोरियल झिल्ली, उसके साथ ये अटैच होंगे। तो ये इसकी कॉकलिया की पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर है। राइजनर्स झिल्ली, आधारीय झिल्ली 3 भागों में बांट दिया, स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनी। इनमें पेरिलिम्फ भरा है, इसके अंदर एंडोलिम्फ भरा है। एक आधारीय झिल्ली जो है उस पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मिल रहा है, उसमें हेयर सेल मिल रही है। निचला हिस्सा एफरेंट नर्व फाइबर से जुड़ा है। ऊपरी हिस्से पर स्टीरियोसीलिया पाए जा रहे हैं जो टेक्टोरियल झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं। कॉकलिया स्ट्रक्चर हो गई। इस कॉकलिया जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी इनर ईयर के अंदर एक एपरेटस मिलता है, ये जो दिखाई दे रहा है इसे वेस्टिब्यूलर एपरेटस के नाम से जाना जाता है। ये कॉकलिया है। कॉकलिया के ऊपर एक और भाग अंतःकर्ण के अंदर उपस्थित होगा। कॉकलिया के ऊपर एक जटिल तंत्र अंतःकर्ण के ऊपर अंतःकर्ण में पाया जाता है, जिसे वेस्टिबुलर तंत्र या वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं। कॉकलिया के ऊपर स्थित होगा अंतःकर्ण में, जिसे वेस्टिबुलर तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो कॉकलिया जो भाग है, कॉकलिया के ऊपर एक और संरचना अंतःकर्ण में पाई जाएगी जिसे वेस्टिब्यूलर तंत्र कहा जाता है। कॉकलिया के ऊपर पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर या संरचना है अंतःकर्ण का दूसरा भाग, हम इसको बोल सकते हैं। कॉकलिया के यह ऊपर स्थित होगा, वेस्टिब्यूलर तंत्र इसे कहा जाता है। इसका निर्माण 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से होगा। सेमी सर्कुलर कैनाल, या इन्हें हम बोल सकते हैं अर्धचंद्राकार कैनाल।
तीन अर्धचंद्राकार कैनाल आपस में मिलकर इस वेस्टिबुलर तंत्र का निर्माण करती है। तीन अर्धचंद्राकार कैनाल से बना होगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ कहते हैं। ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ। ये दोनों संरचनाएं मिलकर वेस्टिबुलर तंत्र का निर्माण करती है और यह वेस्टिबुलर तंत्र कॉक्लिया के ऊपर पाया जाएगा। तीन अर्धचंद्राकार कैनाल, अर्धचंद्राकार नाल, नलिकाएं और एक ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ मिलेगा। ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ का निर्माण दो संरचनाओं से होता है जिन्हें हम सैक्यूली और यूट्रिकल कहते हैं। जो ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ है उसके अंदर भी दो संरचनाएं मिलेगी जिन्हें लघु कोश और लघु कोश, पहली वाली संरचना को लघु कोश बोला जाता है, दूसरी वाली संरचना को यूट्रिकल। इन दोनों के मिलने से ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ बनेगा। ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ और अर्धचंद्राकार कैनाल, तीन सेमी सर्कुलर अर्धचंद्राकार कैनाल मिलकर वेस्टिबुलर तंत्र बनाती है और यह वेस्टिबुलर तंत्र अंतःकरण में कॉक्लिया जो भाग पाया जा रहा है उस कॉक्लिया भाग के ऊपर स्थित होगा। अब हर जो सेमी सर्कुलर कैनाल है एक दूसरे से राइट एंगल पर उपस्थित होती है, यानी जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होगी। तीनों अर्धचंद्राकार नलिकाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर होगी। जैसे एक अर्धचंद्राकार कैनाल है, दूसरी अर्धचंद्राकार कैनाल है और ये तीसरी है, तो लगभग तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर ये जो अर्धचंद्राकार कैनाल है ये पाई जाती है। तीनों अर्धचंद्राकार कैनाल में 90 डिग्री का कोण मिलेगा। ये 90 डिग्री के एंगल पर या 90 डिग्री पर या समकोण पर स्थित होती है। आगे जो ये अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं इनके अंदर भी पेरिलिम्फ पाया जाएगा। अर्धचंद्राकार जो नलिकाएं हैं उनके अंदर भी कौन सा तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है? परिलसिका, या फिर ये बोल सकते हैं हम अर्धचंद्राकार नलिकाएं पेरिलिम्फ में डूबी रहती है। जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं इनके चारों तरफ पेरिलिम्फ मिलेगा। पेरी शब्द का मतलब होता है चारों तरफ पाया जाने वाला। तो अर्धचंद्राकार जो कैनाल है वो पेरिलिम्फ के अंदर डूबी हुई पाई जाती है। जो हमने कॉक्लिया का बोनी लैबिरिंथ पढ़ा था उसमें तो पेरिलिम्फ, तो उसमें ये अर्धचंद्राकार नलिकाएं डूबी हुई पाई जाएगी। इन अर्धचंद्राकार नलिकाओं का आधारीय भाग फूला होता है। जैसे अर्धचंद्राकार नलिका है इसका आधारीय भाग फूला होगा। इस आधारीय फूले हुए भाग को एम्पुला कहा जाता है। अर्धचंद्राकार नलिकाओं का आधारीय भाग फूला हुआ होगा और आधारीय जो भाग इनका फूला हुआ होगा उसे एम्पुला कहते हैं। एम्पुला के अंदर एक संरचना मिलती है जिसे क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहेंगे। एम्पुला में पाई जाने वाली संरचना क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहलाती है। यानी एम्पुला वाला जो भाग है इसके अंदर भी एक उभार निकला रहेगा, उसे हम क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहेंगे। ये वाला जो भाग है इसमें भी एक उभार निकला रहेगा। इस वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टा एम्पुलेरिस। यानी अर्धचंद्राकार नलिकाओं का निचला हिस्सा फूला हुआ है, एम्पुला कहलाता है। एम्पुला पर भी एक उभार मिलता है, उस उभार को क्रिस्टा एम्पुलेरिस के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर हेयर सेल मिलेगी। इस क्रिस्टा एम्पुलेरिस के अंदर हेयर सेल या रोम कोशिका उपस्थित होगी। क्रिस्टा एम्पुलेरिस वाला भाग है, उस फूले हुए भाग के अंदर रोम कोशिकाएं या हेयर सेल उपस्थित होती है। इसमें हेयर कोशिकाएं, हेयर सेल या रोम कोशिकाएं पाई जाती है। इसके बाद जो लघु कोश और यूट्रिकल है, ये जो दो संरचना है जिनने ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ को बनाया था, तो ये लघु कोश और यूट्रिकल में भी एक उभार पाया जाता है और इनके उभार को मैक्यूला कहते हैं।
लघु कोश और यूट्रिकल, इन दोनों में जो उभार मिलेगा उस उभार को क्या बोला जाता है? मैक्यूला। लघु कोश अर्धचंद्राकार कैनाल में ये संरचना थी। लघु कोश ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ लघु कोश यूट्रिकल से बना है, तो लघु कोश और यूट्रिकल में जो उभार मिलेगा उस उभार को मैक्यूला बोला जाता है। लघु कोश को हम सैक्यूल भी बोलते हैं, इसी को लघु कोश को सैक्यूल भी बोला जाता है। सैक्यूल और यूट्रिकल में एक उभार मिलता है जिसे मैक्यूला कहते हैं। और क्रिस्टा और मैक्यूला यानी क्रिस्टा एम्पुलरिस, क्रिस्टा एम्पुलरिस और मैक्यूला। क्रिस्टा एम्पुलरिस तो किसका भाग है? अर्धचंद्राकार नलिका का। मैक्यूला किसका भाग है? ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ का। तो क्रिस्टा और मैक्यूला स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, यानी इस वेस्टिबुलर एपरेटस के ये दोनों विशिष्ट ग्राही होते हैं। जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, वेस्टिबुलर जो तंत्र है, उसके विशिष्ट ग्राही क्रिस्टा एम्पुलरिस और मैक्यूला होते हैं। ये दोनों इसके अंदर पाए जाने वाले विशिष्ट ग्राही हैं जो वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर पाए जाते हैं। और ये दोनों भाग, ये दोनों विशिष्ट ग्राही बॉडी के बैलेंस को और बॉडी के पोस्चर या स्थिति को बनाए रखने का कार्य करते हैं। इनका काम क्या है? शरीर की स्थिति और संतुलन बनाना, शरीर की पोस्चर को, स्थिति को और संतुलन को बनाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो ये एक भाग अंतःकरण में पाया जा रहा था कॉक्लिया, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा भाग जो अंतःकरण में पाया जा रहा है वो कौन सा है? वेस्टिबुलर एपरेटस। ये वेस्टिबुलर जो एपरेटस है कॉक्लिया के ऊपर उपस्थित होता है। 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं, 3 अर्धचंद्राकार कैनाल और ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ, इसके द्वारा इस वेस्टिबुलर तंत्र का क्या हो रहा है? निर्माण। अर्धचंद्राकार जो नलिकाएं हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित होगी। एक अर्धचंद्राकार नलिका ऐसी है, दूसरी ऐसी होगी, इस तरह से पाई जाती है समकोण पर। और ये इनके चारों ओर जो द्रव पाया जाता है वो पेरिलिम्फ कहलाता है, या हम ये बोल सकते हैं ये पेरिलिम्फ में डूबी रहती है। अर्धचंद्राकार नलिकाओं का निचला हिस्सा फूला हुआ होगा, उस निचले हिस्से को क्या बोला जाता है? एम्पुला। एम्पुला पर एक उभार पाया जाता है, उस उभार को क्या बोला जाता है? क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा एम्पुलरिस में भी हेयर सेल या रोम कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। दूसरा है ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ। ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ का निर्माण सैक्यूल, लघु कोश और यूट्रिकल से होगा। यानी ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ 2 संरचनाओं से बना हुआ है, सैक्यूल और यूट्रिकल से। लघु कोश और यूट्रिकल से बना होगा। इन पर भी, या ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ और लघु कोश और यूट्रिकल पर भी उभार पाए जाते हैं। उन उभारों को क्या बोला जाता है? मैक्यूला। तो 2 तरह के उभार अंतःकरण में मिल रहे हैं, एक क्रिस्टा एम्पुलरिस, दूसरा उभार मिल रहा है मैक्यूला। क्रिस्टा एम्पुलरिस और मैक्यूला वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं और इन विशिष्ट ग्राहियों के द्वारा शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाकर रखा जाता है। तो ये अंतःकरण की स्ट्रक्चर या अंतःकरण की संरचना है। अंतःकरण जो है उसका निर्माण भी 2 प्रमुख भागों से होगा, एक कॉक्लिया, दूसरा होता है वेस्टिबुलर एपरेटस। और इनमें भी अलग अलग भाग मिलेंगे। और इसमें जो कॉक्लिया भाग है वह सुनने की क्रिया से संबंधित है। वेस्टिबुलर तंत्र जो भाग है वो शरीर के संतुलन को बनाने की क्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारी जो कान है उसकी स्ट्रक्चर समाप्त होती है। इसके बाद हम सुनने की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो ह्यूमन है या मनुष्य है उसके द्वारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग या सुनने की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो एक बार हम डायग्राम से इस पूरे ईयर की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले 3 भागों में बांटा है, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण, अंतःकर्ण। बाह्यकर्ण में आउटर ईयर है जिसको हम बोलेंगे। बाह्यकर्ण के अंदर पहला भाग है पिन्ना, ये जो दिखाई दे रहा है पिन्ना फर्स्ट भाग है उसका। दूसरा इसका भाग होता है बाह्य श्रवण गुहा।
बाह्य श्रवण गुहा किससे जुड़ी रहती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी होगी। तो यहाँ तक का जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है आउटर ईयर। इसके अंदर सिरोमिनस ग्लैंड मिलेगी जो कर्ण मोम का स्त्रवण करेगी, बाहर से आने वाले धूल के कणों को टिम्पैनिक झिल्ली पर जाने से रोकेगी। काम क्या है इसका? जो ध्वनि तरंगे उनको ग्रहण करना और अंदर की तरफ पहुंचाना। सेकंड, मिडिल ईयर का निर्माण मेलिया सिनकस स्टेपिस से होता है। 3 अस्थियां मिडिल ईयर या मध्य कर्ण बनाती है। और इसकी मिडिल ईयर या मध्य कर्ण की गुहा में यूस्टेकियन ट्यूब्यूल पाई जाती है जो नीचे ग्रसनी से जुड़ी है। यह यूस्टेकियन नलिका जो टिम्पैनिक झिल्ली या ईयर ड्रम है उसके और दोनों तरफ प्रेशर को समान बनाए रखती है। तीसरा भाग है इंटरनल ईयर, अंतःकर्ण या इनर ईयर। 2 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है इंटरनल ईयर। पहली स्ट्रक्चर है कॉक्लिया, दूसरी स्ट्रक्चर इसमें कौन सी है? वेस्टिबुलर एपरेटस। कॉक्लिया जो भाग है उसके द्वारा सुनने में सहायता की जाती है या सुनने की क्रिया को संपन्न किया जाता है, जबकि जो वेस्टिबुलर जो एपरेटस वाला भाग है उसके द्वारा शरीर के संतुलन को और शरीर की स्थिति को बनाए रखने का कार्य किया जाता है। और 3 भाग मिलकर, ये तीनों भाग आपस में मिलकर कान का निर्माण करते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है कॉक्लिया की आंतरिक संरचना है। 3 प्रकार के भागों में बटा रहता है कॉक्लिया, स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। 2 संरचनाएं इनको बांटती है, राइजिनस झिल्ली और आधारीय झिल्ली। जो आधारीय झिल्ली है उस पर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई मिलेगा, उसमें हेयर सेल मिलेगी, नीचे ये एफ्रेंडाई नर्व फाइबर्स, अविवाही नर्व फाइबर से जुड़ी है, ऊपर स्टीरियोसीडिया पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर टेक्टेरियल झिल्ली मिलेगी और ये सुनने की क्रिया से संबंधित है। वेस्टिबुलर एपरेटस 3 अर्धचंद्राकार नलिकाओं और ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ से बना है। अर्धचंद्राकार नलिकाओं में क्रिस्टा एम्पुलरिस पाया जा रहा है और ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ में मैक्यूला मिलेगा, जो वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही हैं और शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। यहाँ कान की स्ट्रक्चर समाप्त होती है, इसके बाद हम सुनने की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। कान की स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि कान को प्रमुख रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग या सुनने की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग या इसे ही हम बोल सकते हैं सुनने की क्रियाविधि। यानी सुनने की जो प्रोसेस है या क्रियाविधि है वह किस प्रकार से संपन्न होती है उसके बारे में हमें इसके अंदर स्टडी करना है। तो सुनने की क्रियाविधि से पहले हमने कान की संरचना का डायग्राम बनाया था, उसके अकॉर्डिंग ही सुनने की क्रियाविधि कंप्लीट होगी। जैसे एक रफली हम डायग्राम बनाए, जैसे ये वाला पार्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, बाह्य कर्ण नाल है। इस बाह्य कर्ण नाल के यहाँ पर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये वाला हिस्सा पिन्ना वाला हिस्सा है, ये जैसे हमने पिन्ना वाला हिस्सा बना दिया, ये ऑडिटरी कैनाल हो गई और ऑडिटरी कैनाल के यहाँ पर क्या पाई जा रही है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अस्थियां जुड़ी हुई है, मेलियस, इनकस, और इनकस से कौन सी अस्थि जुड़ी हुई है? स्टेपीज। ये स्टेपीज जो है कॉक्लिया की ओवल विंडो से जुड़ी हुई रहती है। ओवल विंडो के नीचे होती है इसमें राउंड विंडो। इसके बाद ये जो कॉक्लिया की ओवल विंडो है, इसके बाद हम कॉक्लिया का इसके अंदर इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, इसी में से आगे निकली है। तो कॉक्लिया की ओवल विंडो है, तो ये मेन स्ट्रक्चर इसके अंदर काम में आएगी हमारी। जो कान के अंदर सुनने की क्रियाविधि है
उसमें जो स्ट्रक्चर्स काम में आती है उनका हमने एक रफली डायग्राम बनाया है। अब इसके अंदर क्या होता है, सुनने की क्रियाविधि के अंदर सबसे पहले जो बाहरी वातावरण से जो आवाज़ आ रही है उसको एक्सटर्नल ईयर रिसीव करता है। ये बाह्य कर्ण है, ये इसको रिसीव करने का काम करेगा, बाहर से जो साउंड वेव्स आ रही है उनको रिसीव करेगा और इन्हें ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भेजता है। ये जो स्ट्रक्चर है ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, उसके अंदर इसको भेजेगा। ये बाह्य कर्ण है, ये ऑडिटरी कैनाल है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसको बोला जाता है ऑडिटरी कैनाल। तो इसकी सहायता से जो बाह्य कर्ण है ये एक्सटर्नल ईयर ऑडिटरी कैनाल की सहायता से जो साउंड है उसको ईयर ड्रम तक भेजने का कार्य करता है। साउंड यहाँ से होकर इस ऑडिटरी कैनाल से होकर ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक आ जाता है। जब साउंड आएगा तो ईयर ड्रम वाला जो भाग है इसके अंदर वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा और साउंड वेव्स के कारण उसके अंदर वाइब्रेशन या कंपन उत्पन्न होगा और इन वाइब्रेशन को ये जो 3 अस्थियां दिखाई दे रही हैं, मेलियस, दूसरी का नाम होता है इनकस, ये पढ़ चुके हैं हम पहले कान की स्ट्रक्चर में, और तीसरी का नाम क्या होता है, स्टेपीज। इनके द्वारा इन कंपन को इन मेलियस, इनकस, स्टेपीज जैसे वाइब्रेशन जो आए हैं यहाँ पर आएंगे, यहाँ से इन कंपन को मेलियस, इनकस और स्टेपीज से होते हुए जो ओवल विंडो पाई जा रही है वहां तक भेजा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है ओवल विंडो, ये वाला भाग ओवल विंडो, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ओवल विंडो। तो ये जो कान के अंदर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो वाइब्रेशन या कंपन आए हैं उन वाइब्रेशन या कंपन को मेलियस, इनकस, स्टेपीज अस्थियों से होते हुए ओवल विंडो तक पहुंचा दिया जाता है। ओवल विंडो में जाने के बाद ये जो कंपन है कॉक्लिया में जाते हैं। ओवल विंडो से ये जो कंपन है किसके अंदर मूवमेंट करेंगे, कॉक्लिया के अंदर। ये जो है कंपन आगे की तरफ मूव होते हैं, कंपन आगे की तरफ जाते हैं। कॉक्लिया में हमने पढ़ा है कि कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, कॉक्लियर फ्लूइड पाया जाता है, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। 2 प्रकार का फ्लूइड था जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक को बोला जाता है एंडोलिम्फ, एक को बोला जाता है पेरिलिम्फ। जो चारों तरफ मिलेगा बाहर की ओर वो पेरिलिम्फ होता है, अंदर की तरफ जो मिलेगा उसे किस नाम से जाना जाता है, एंडोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। तो जो कंपन या वाइब्रेशन है वो ओवल विंडो से कॉक्लिया में एंटर होते हैं। कॉक्लिया में जब एंटर हो जाते हैं तो कॉक्लिया के अंदर जो द्रव उपस्थित है उस द्रव के अंदर ये हलचल उत्पन्न करेंगे। कॉक्लिया की स्ट्रक्चर पढ़ी है अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले, तो उस फ्लूइड के अंदर ये वेव्स या इम्पल्स को वो उत्पन्न करेंगे। एंडोलिम्फ में, पेरिलिम्फ में, मेनली एंडोलिम्फ के अंदर करते हैं। जिसके बाद इन एंडोलिम्फ के अंदर जब कंपन उत्पन्न होगा या इम्पल्स उत्पन्न होगी तो एक आधारीय झिल्ली के अंदर इससे कंपन कौन सी झिल्ली के अंदर चले जाते हैं, आधारीय झिल्ली या बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हम उसकी। बेसिलर मेम्ब्रेन नीचे की साइड पाई जाती है जिसमें हेयर सेल, स्टीरियोसीलिया पाए जा रहे हैं, वहां तक जाएंगे और बेसिलर मेम्ब्रेन में एक रिपल या लहर उत्पन्न कर देते हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन में इनके द्वारा एक रिपल या लहर को उत्पन्न किया जाता है। कंपन लिम्फ से होकर आधारीय झिल्ली में जाएंगे, वहां पर एक लहर को उत्पन्न कर देंगे। इस लहर के कारण जो बेसिलर मेम्ब्रेन में हेयर सेल्स या रोम कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो टेक्टोरियल झिल्ली को प्रेस करती है। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था इस तरह से टेक्टोरियल झिल्ली है, ये हेयर सेल्स हैं, नीचे का हिस्सा है जो नर्व से जुड़ा हुआ है, एफरेंट नर्व, ऊपर इनकी तरफ पाया जाता है स्टीरियोसीलिया। तो ये जो हेयर सेल्स है ये हेयर सेल किससे जाकर अटैच होगी, ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पाई जा रही है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर जाकर अटैच होती है और वाइब्रेशन को ये टेक्टोरियल झिल्ली के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिसके कारण जो इनसे हेयर सेल से जुड़े हुए या इस अंतःकर्ण वाली संरचना से जुड़े हुए जो एफरेंट न्यूरॉन होते हैं, अभिवाही जो न्यूरॉन होते हैं, उनके अंदर नर्व इम्पल्स उत्पन्न होते हैं।
यानी इसके अंदर ये इसके साथ अटैच हो जाएगी एयर सेल, जिससे एफरेंट न्यूरॉन के अंदर वाइब्रेशन या कंपन उत्पन्न होंगे। इन इम्पल्सेज को एफरेंट न्यूरॉन के द्वारा ऑडिटरी नर्व्स के माध्यम से, ये इसमें आए, किसमें आते हैं, एफरेंट न्यूरॉन, इनके कारण एफरेंट न्यूरॉन में इम्पल्स आया। एफरेंट न्यूरॉन इन इम्पल्स को ऑडिटरी नर्व के माध्यम से, ऑडिटरी नर्व जो सुनने से संबंधित तंत्रिका है उसके माध्यम से ये इन इम्पल्स को ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में भेज देते हैं। ब्रेन के कौन से भाग के अंदर भेज देंगे, ऑडिटरी कॉर्टेक्स के अंदर। ऑडिटरी जो कॉर्टेक्स या बलकुट वाला भाग है उसके अंदर इन इम्पल्सेज को या आवेगों को भेज दिया जाता है, जहां पर इन इम्पल्स को एनालाइज किया जाता है और साउंड को पहचाना जाता है। यानी ऑडिटरी कॉर्टेक्स वो भाग है ब्रेन का जो सुनने की क्रिया से संबंधित है। वहां पर जब ये इम्पल्स पहुंचेंगे तो ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर, श्रवण बलकुट भाग के अंदर इन साउंड वेव्स को पहचाना जाता है, इनकी पहचान की जाती है और पहचान करने के बाद एनालिसिस की जाती है और उससे उसे समझने में आसानी होती है। जो बोला गया है उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो एक रफली एक सुनने की क्रियाविधि के बारे में हमने स्टडी किया है कि किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग या सुनने की क्रियाविधि संपन्न होती है। अब इसी को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, किस तरह से पूरी सुनने की प्रोसेस या क्रियाविधि कंप्लीट होती है। सिंपल सा इसमें स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। जो ईयर है उसकी स्ट्रक्चर यदि हमें पता है तो सुनने की क्रियाविधि को हम आसानी से समझ सकते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में एक्सटर्नल जो ईयर है या बाह्य कर्ण, एक्सटर्नल ईयर या बाह्य कर्ण, ये जो दिखाई दे रहा है पिन्ना वाला भाग, साउंड वेव्स को रिसीव करता है। एक्स्ट्रा बाह्य कर्ण ध्वनि की जो तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है। यानी जो ध्वनि की तरंगे हैं उनको किसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, इस बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल ईयर के द्वारा ध्वनि तरंगों को ग्रहण किया जाता है। और इसके बाद यह ध्वनि तरंगों को ऑडिटरी कैनाल से कहाँ भेज देता है, ईयर ड्रम पर। अब ये जो ध्वनि तरंगे ग्रहण की गई है, इन ध्वनि तरंगों को जो ऑडिटरी कैनाल है या बाह्य कर्ण गुहा जो है, ऑडिटरी कैनाल के द्वारा किसके अंदर भेज दिया जाएगा, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक झिल्ली में। टिम्पैनिक झिल्ली या ईयर ड्रम में इनको पहुंचा दिया जाता है। दोनों एक ही है, टिम्पैनिक झिल्ली और ईयर ड्रम। इसने ग्रहण किया ऑडिटरी कैनाल से, इनको किसके अंदर पहुंचा दिया, किसके पास पहुंचा दिया, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक झिल्ली पर इन साउंड वेव्स को ये पहुंचा देगा। साउंड वेव्स के जो वाइब्रेशन है उनके कारण ईयर ड्रम में क्या होगा, कंपन उत्पन्न होंगे। तो ईयर ड्रम में कंपन या वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं। जो साउंड वेव आई है उसके कारण ईयर ड्रम में कंपन उत्पन्न होंगे। इस झिल्ली के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में या ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं और इन वाइब्रेशन को मेलियस, इनकस और स्टेपीज, मेलियस, इनकस और स्टेपीज जो मध्य कर्ण की अस्थियां हैं, तीनों के बारे में हमने पढ़ा है। मेलियस, इनकस और स्टेपीज मध्य कर्ण या मिडिल ईयर में पाई जाने वाली अस्थियां होती है। तो ये साउंड वेव्स आए, कंपन उत्पन्न हुए टिम्पैनिक झिल्ली में, इन कंपनों को मेलियस, इनकस और स्टेपीज झिल्ली के द्वारा ओवल विंडो तक पहुंचा दिया जाता है। ये कहाँ तक पहुंच जाएंगे, मेलियस, इनकस और स्टेपीज अस्थियों के द्वारा ओवल विंडो तक पहुंचेंगे। यहाँ पर से कंपन मेलियस, इनकस, स्टेपीज से होते हुए ये जो ओवल विंडो दिखाई दे रही है इस ओवल विंडो तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ओवल विंडो से जो ये कंपन है या वाइब्रेशन है ये कॉक्लिया के फ्लूइड में जाते हैं।
ओवल विंडो जो है इससे वाइब्रेशन या कंपन किस में जाते हैं, जो कॉक्लिया वाला भाग है जो सुनने से संबंधित है, कॉक्लिया के तरल में। कॉक्लिया के तरल को हम सामान्य भाषा में बोलते हैं लिम्फ। तो ये साउंड वेव्स किसके अंदर जाते हैं, ओवल विंडो से कॉक्लिया के अंदर जो एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ भरा हुआ है उसके अंदर ये साउंड वेव्स या फिर जो कंपन है वो कॉक्लिया के तरल या लिम्फ में चले जाते हैं। जहां पर लिम्फ में ये जो कंपन आए हैं या ये जो वाइब्रेशन आए हैं इनके द्वारा वेव्स उत्पन्न की जाती है। जब ये इसमें आएंगे तो लिम्फ में इम्पल्स या इनके द्वारा क्या उत्पन्न की जाती है, वेव्स को उत्पन्न किया जाता है। यानी जो कंपन इस वाले भाग के अंदर उपस्थित तरल में आए हैं वो इसके अंदर उपस्थित तरल में वेव या इम्पल्स को उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा तरंगों को उत्पन्न किया जाता है या इम्पल्स को इनके द्वारा लिम्फ में उत्पन्न किया जाता है इन कंपनों के द्वारा। अब ये जो वेव्स यहाँ पर बनी है ये लिम्फ जो बेसिलर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर एक रिपल उत्पन्न करेगी। इन इम्पल्स के कारण जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, आधारीय झिल्ली हम जिसे बोलते हैं बेसिलर झिल्ली, इस बेसिलर झिल्ली में रिपल उत्पन्न होती है। रिपल का मतलब होता है एक प्रकार की लहर उत्पन्न होगी। जो बेसिलर मेम्ब्रेन पाई जा रही है कॉक्लिया वाले भाग में उसके अंदर एक रिपल या लहर उत्पन्न होती है। इसके बाद क्या होगा, जो बेसिलर मेम्ब्रेन के मूवमेंट्स हैं, बेसिलर झिल्ली के जो मूवमेंट्स हैं, बेसिलर झिल्ली में लहर उत्पन्न हुई तो बेसिलर झिल्ली के अंदर क्या होगी, हलचल। बेसिलर झिल्ली के अंदर मूवमेंट्स होंगे। ये रिपल या लहर के उत्पन्न होने के कारण बेसिलर झिल्ली में क्या होती है, हलचल उत्पन्न होगी, वो मूव करती है। उसके मूवमेंट के कारण बेसिलर झिल्ली में जो रोम कोशिका है या हेयर सेल्स जो पाई जा रही हैं वो टेक्टोरियल झिल्ली को टच करती है। बेसिलर झिल्ली टेक्टोरियल झिल्ली को टच करेगी। यानी बेसिलर झिल्ली में हलचल हुई तो उसके अंदर जो हेयर सेल्स पाई जा रही है वो टेक्टोरियल झिल्ली को टच करेगी या टेक्टोरियल झिल्ली को प्रेस करती है या टेक्टोरियल झिल्ली को क्या कर देती है, दबा देती है। ये सारी प्रोसेस हो गई। जो रोम सेल्स है उसमें हलचल के कारण वो टेक्टोरियल झिल्ली जो है उसको प्रेस कर देगी, उसको दबा देगी। इसके दबने के कारण क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं। टेक्टोरियल झिल्ली को दबाया तो इसका परिणाम क्या होता है, एक प्रकार के नर्व इम्पल्स इसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। अब जो नर्व इम्पल्स उत्पन्न हुए हैं वो इनके साथ जुड़ी हुई किसके अंदर जाते हैं, एफरेंट न्यूरॉन के अंदर। ये नर्व इम्पल्स जाएंगे एफरेंट न्यूरॉन में। जो नर्व इम्पल्स उत्पन्न हुए हैं वो एफरेंट न्यूरॉन या हिंदी में हम बोल सकते हैं अभिवाही न्यूरॉन के अंदर गमन करते हैं। यानी टेक्टोरियल झिल्ली के अंदर टच किया उसने, उसको दबाया तो उसमें जो इम्पल्स उत्पन्न हुए वो किसके अंदर आ जाते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। इनसे जुड़े हुए एफरेंट न्यूरॉन के अंदर वो नर्व इम्पल्स चले जाते हैं। इसके बाद इन एफरेंट न्यूरॉन से ये जो मैसेजेस या जो इम्पल्स आए हैं इनको एफरेंट फाइबर को दिया जाता है। एफरेंट न्यूरॉन इनको किसको दे देंगे, एफरेंट फाइबर या रेशे को, अभिवाही रेशे को या एफरेंट फाइबर को ये इम्पल्स को दे देंगे। और ये एफरेंट फाइबर ऑडिटरी नर्व या श्रवण तंत्रिका जो होती है, ऑडिटरी नर्व या इसी को हम बोल सकते हैं श्रवण तंत्रिका। ऑडिटरी नर्व को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, श्रवण तंत्रिका के नाम से। तो एफरेंट न्यूरॉन से ये इम्पल्स एफरेंट फाइबर में जाएंगे, एफरेंट फाइबर से किस में जाते हैं, ऑडिटरी नर्व में। ऑडिटरी नर्व के अंदर जाएंगे, ऑडिटरी नर्व इनको मस्तिष्क के, इन इम्पल्स को मस्तिष्क के ऑडिटरी कॉर्टेक्स भाग में भेज देती है। यानी जो इम्पल्स आए हैं
एफरेंट न्यूरॉन से एफरेंट फाइबर से ऑडिटरी नर्व में आते हैं। ऑडिटरी नर्व इन इम्पल्स को मस्तिष्क के ऑडिटरी कॉर्टेक्स या श्रवण बलकुट के अंदर भेज देती है, यानी मस्तिष्क का ऐसा भाग जो सुनने से संबंधित होता है वहां पर इन इम्पल्स को भेज दिया जाता है। जहां इन इम्पल्स को एनालाइज किया जाता है, इस भाग में जो ये इम्पल्स आए हैं, इम्पल्स का एनालाइज किया जाएगा या इम्पल्स का क्या किया जाता है, विश्लेषण। और इम्पल्स का विश्लेषण करके आवाज को पहचाना जाता है। जो साउंड आ रहा है उस आवाज को पहचाना जाता है। उस आवाज को पहचानने की क्रिया इसके अंदर संपन्न होगी। तो इस तरह से जो कान है उसके अंदर सुनने की क्रिया विधि संपन्न होती है। सुनने की जो पूरी प्रोसेस है इस मेथड के द्वारा या इस प्रकार से सुनने की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। अब एक बार स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं जिससे हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले जो ये बाह्यकर्ण दिखाई दे रहा है इसने ध्वनि तरंगों को ग्रहण किया। पिन्ना वाले भाग ने ध्वनि तरंगों को ग्रहण किया। ध्वनि तरंगों को इस ऑडिटरी कैनाल से कहाँ पहुंचा दिया, ईयर ड्रम के पास पहुंचा दिया। ईयर ड्रम में जब ये ध्वनि तरंगें टकराई तो इस ईयर ड्रम के अंदर क्या उत्पन्न हुए, वाइब्रेशन या कंपन। इस टिम्पैनिक झिल्ली में या ईयर ड्रम के अंदर वाइब्रेशन या कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन मेलियस इनकस स्टेपीज मध्य कर्ण की अस्थियों से होकर, ये मध्य कर्ण की अस्थियां हैं, मेलियस इनकस स्टेपीज, इनसे होकर कौन सी विंडो के अंदर आ जाते हैं, ओवल विंडो में आ जाएंगे। दो प्रकार की विंडो के बारे में हमने पढ़ा है। अंतःकर्ण में एक ओवल विंडो होती है, एक राउंड विंडो होती है। तो ओवल विंडो के अंदर ही आ जाएंगे। ओवल विंडो से ये कॉक्लिया के अंदर मूव करेंगे, इस तरह से कॉक्लिया के अंदर जाते हैं। अब कॉक्लिया में जो तरल भरा हुआ है उसे बोलते हैं लिम्फ, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ। लिम्फ में इम्पल्स उत्पन्न होगी। इस वाले भाग में जो लिक्विड पाया जा रहा है, लिक्विड जो तरल पाया जा रहा है लिम्फ वाले भाग में, इस लिक्विड या तरल वाले भाग के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, इम्पल्स या वेव्स उत्पन्न होगी। इम्पल्स या वेव्स इसमें उत्पन्न हुई तो इसमें जो बेसिलर झिल्ली उपस्थित है उसके अंदर लहर उत्पन्न होगी। कॉक्लिया में एक बेसिलर झिल्ली पाई जाती है। कॉक्लिया की आंतरिक संरचना में हमने पढ़ा है। तो बेसिलर झिल्ली में रिपल या लहर उत्पन्न होती है। बेसिलर झिल्ली में जो रिपल या लहर होगी उसके कारण बेसिलर झिल्ली में मूवमेंट होता है। बेसिलर झिल्ली ऊपर नीचे होती है, मूवमेंट या हलचल उसमें होगी, जिसके कारण इस पर उपस्थित रोम कोशिकाएं टेक्टोरियल झिल्ली को दबाती है। टेक्टोरियल झिल्ली जब प्रेस होगी या दबाया जाएगा तो उसके कारण उसमें नर्व इम्पल्स उत्पन्न होते हैं और इन नर्व इम्पल्स को एफरेंट न्यूरॉन या इनको हम बोल सकते हैं अभिवाही न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन या इन्हीं को क्या बोला जाता है, अभिवाही न्यूरॉन, इनके द्वारा भेज दिया जाता है एफरेंट फाइबर अभिवाही रेशों तक। इनसे अभिवाही रेशों से किसमें जाएंगे, ऑडिटरी नर्व में, श्रवण तंत्रिका के अंदर जाते हैं। इन न्यूरॉन से किसके अंदर गमन कर जाते हैं, श्रवण तंत्रिका या ऑडिटरी नर्व में। ऑडिटरी नर्व इन इम्पल्स को मस्तिष्क के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में भेज देती है, श्रवण बलकुट वाले भाग में भेज देती है, जहां पर इन इम्पल्स का विश्लेषण किया जाता है, उनको पहचाना जाता है, एनालाइज किया जाता है और जिसके द्वारा हम आवाज को पहचान सकते हैं। तो इस पूरी विधि या इस पूरे मार्ग या पैसेज के द्वारा सुनने की क्रिया विधि को संपन्न किया जाता है। कान से हम इस विधि के द्वारा कान से हम सुनने की क्रिया विधि को संपन्न करते हैं।